Hello students, welcome to another class of MA Final Sociology, Paper 1, Unit 4. आज की क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे हमारी डिस्कशन को जो हम हमारे पिछले वीडियो में कर रहे थे और वो था एल्फ्रेड शुट्ज़ का कंट्रीब्यूशन फिनोमिनोलॉजी को। हमारा डिस्कशन पिछले वीडियो में अधूरा रह गया था तो हम उसे आज भी जारी रखेंगे। मैं अनुपमा साहा, एसोसिएट प्रोफेसर सोशियोलॉजी, गवर्नमेंट कॉलेज सिरोही, राजस्थान। आपको याद होगा मैंने पिछले वीडियो में भी आपको ये बात बताई थी कि शुट्ज़ का ये मानना है कि जो सामाजिक जगत है, जो लाइफ वर्ल्ड है, जो सोशल रियलिटी है, वो उसका एक अपना विशिष्ट स्वरूप है और उसका अध्ययन करने के लिए हम जो पॉजिटिव पर्सपेक्टिव है या जो साइंटिफिक पर्सपेक्टिव जिस रूप में हम देखते हैं हमारे सामने है, नेचुरल साइंसेस के अंदर हम उसका प्रयोग करते हैं, या जो हमारे क्लासिकल सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स हैं, स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म या कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव, उनके माध्यम से हम इस सोशल वर्ल्ड को नहीं समझ सकते हैं और उसके लिए हमें एक नए प्रकार की समाजशास्त्रीय थियोरी की ज़रूरत होगी, एक नए प्रकार के पर्सपेक्टिव की ज़रूरत होगी। तो इसी विचार को उन्होंने आगे बढ़ाया और आज की वीडियो में हम उसी विचार को और अधिक समझने का प्रयास करेंगे। शुट्ज़ कॉन्क्रीट कंट्रीब्यूशन टू फिनोमिनोलॉजिकल थियोरी इज़ टू फोल्ड। तो शुट्ज़ का जो कंट्रीब्यूशन है या योगदान है फिनोमिनोलॉजिकल पर्सपेक्टिव को, उसको हम उसके दो तत्व हैं। फर्स्ट, ही एम्स टू डिस्क्राइब एंड एनालाइज द एसेंशियल स्ट्रक्चर्स ऑफ द लाइफ वर्ल्ड। सबसे पहले तो वो जो सामाजिक जगत है उसके जो महत्वपूर्ण स्ट्रक्चर्स हैं, संरचनाएं, उनका उनकी विवेचना और विश्लेषण करते हैं और फिर वो कहते हैं ही ऑफर्स एन अकाउंट ऑफ द वे इन विच सब्जेक्टिविटी इज इन्वॉल्व इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ सोशल मीनिंग, सोशल एक्शंस एंड सिचुएशंस। और उसके बाद वो ये एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे व्यक्ति निष्ठता जो है वह सामाजिक अर्थों को या सामाजिक क्रियाओं को या सामाजिक दशाओं के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। Schutz claims that the subject matter of the social sciences is more complex than that of the natural sciences. तो शुट्ज़ ये कहते हैं कि जो सामाजिक विज्ञान हैं उनकी जो विषय वस्तु है वह प्राकृतिक विज्ञानों की या फिज़िकल साइंसेस की जो विषय वस्तु है उससे बहुत ज़्यादा अलग और बहुत ज़्यादा जटिल है। He argues that the social sciences must employ constructs of second degree because the objects of these sciences, social agents themselves, employ first order constructs of the reality around them. तो वो ये कहते हैं कि जो सोशल साइंसेस हैं, जो सामाजिक विज्ञान है, उनको द्वितीय श्रेणी के सिद्धांतों का निर्माण करना पड़ेगा क्योंकि जो जिन वस्तुओं का वो अध्ययन करते हैं, जिन सामाजिक कर्ताओं का वो अध्ययन करते हैं, वे स्वयं अपने आसपास की जो जगत है, अपने आसपास की जो दुनिया है, उसको समझने के लिए फर्स्ट ऑर्डर कंस्ट्रक्ट्स निर्मित करते हैं। अर्थात वो पहले स्वयं अपने अर्थ देते हैं अपने आसपास के जगत को, वो अपने आसपास के जगत को अपने तर्कों से, अपने तरीक़ों से समझने की कोशिश करते हैं। तो जो जिन वस्तुओं का सामाजिक विज्ञान अध्ययन कर रहे हैं, जिन ह्यूमन बीइंग्स का सामाजिक विज्ञानी अध्ययन करते हैं, उन बीइंग्स की अपनी समझ होती है अपने आसपास की दुनिया की, और इसलिए जब सामाजिक विज्ञानी उनका अध्ययन कर रहा होता है तो वह उनकी समझ को समझने का प्रयास करता है कि वो अपनी समझ से इस सामाजिक जगत का कैसे निर्माण कर रहे हैं या वह किस तरह से सामाजिक दुनिया को समझ रहे हैं। तो एक सेकंड लेवल पर सोशल साइंटिस्ट जो है वह सिद्धांत निर्माण करता है या कॉन्सेप्चुअल फॉर्मुलेशंस कर रहा है, वह इंटरप्रिटेशंस कर रहा है, और इसलिए वो अधिक जटिल कार्य जो है वह करता है। Of course, the social sciences must satisfy the same sort of requirements as other empirical sciences, such as verifiability, precision, consistency, and so on.
तो यहाँ पर शुद्ध ये कहते हैं कि वो कहीं भी नेचुरल साइंसेस की जो विशेषताएं हैं उनको खारिज नहीं कर रहे हैं या उनके महत्व को कम नहीं कर रहे हैं। वह ये कहते हैं कि हम चाहे कोई भी तरीका इस्तेमाल करें, हम चाहे कोई भी पर्सपेक्टिव से सामाजिक जगत का अध्ययन करें, जो नेचुरल साइंसेस की क्वालिटीज़ हैं, जो उनकी विशेषताएं हैं, वेरीफाइबिलिटी यानी परीक्षणीयता, प्रिसिशन यानी निश्चितता, परिशुद्धता और कंसिस्टेंस मतलब जो उनकी विश्वसनीयता है वह ज़रूर हमारे अध्ययनों में भी होनी चाहिए। हालांकि हमारा मेथड अलग है, हमारा तरीका अलग हो, लेकिन ये जो क्वालिटीज़ हैं नेचुरल साइंसेस की वो हमारे अध्ययनों में भी होनी चाहिए। But unlike natural scientists who study objects and phenomena that have no self understanding or interpretive capabilities or understanding of the world they exist in, social scientists examine human beings in manifold social relations. तो वो कह रहे हैं लेकिन मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ, अर्थात शुद्ध का इतना ही कहना है कि जो नेचुरल साइंटिस्ट हैं, जो प्राकृतिक वैज्ञानिक हैं, वो जिन वस्तुओं का या जिन घटनाओं का अध्ययन कर रहे होते हैं उन वस्तुओं में चेतना नहीं होती है, उनकी इस जगत के बारे में अपनी कोई समझ नहीं होती है, न ही उनके अंदर किसी तरह की निर्वचनात्मक क्षमताएं होती हैं, किसी तरह की इंटरप्रिटेशन करने की क्षमताएं होती हैं, उनकी अपनी कोई व्यक्तिगत समझ नहीं होती है और इसलिए उनका जो अध्ययन है, उनका जो मेथड है वो अलग होता है। इसके विपरीत जो सोशल साइंटिस्ट हैं वो उन ऑब्जेक्ट्स का अध्ययन करते हैं जिनकी अपनी समझ होती है अपने जगत के बारे में, जिनकी अपनी निर्वचनात्मक क्षमताएं होती हैं और जो अनेक प्रकार के सोशल रिलेशंस में इंगेज रहता है, सोशल इंटरैक्शंस में इंगेज रहता है। और ये जो सोशल इंटरैक्शंस में वो इंगेज होता है, वो सामाजिक अंतरक्रियाएं जिनमें वो संलिप्त रहता है, उन अंतरक्रियाओं को और उन दशाओं को जिनमें वो अंतरक्रियाएं हो रही हैं उनको वो अपने अर्थ देता है, अपने मीनिंग्स देता है, उसके अपने मोटिव्स होते हैं, उसके अपने हित होते हैं, उसकी अपनी आवश्यकताएं होती हैं, उसके अनुसार वह सोशल इंटरैक्शन करता है, सामाजिक अंतरक्रियाएं करता है और वो अपनी समझ के आधार पर सामाजिक जगत को, अपनी अंतरक्रियाओं को अपने व्यक्तिगत अर्थ देता है और इस तरह से वो समाज की एक समझ अपने अंदर विकसित करता है। तो इसलिए जो सोशल साइंटिस्ट है उसका काम और जटिल हो जाता है। These human beings have interests, motives, self-interpretation and an understanding of the world they live in. तो जैसा मैंने आपको बताया कि जो इन ह्यूमन बींग्स हैं, जो मनुष्य हैं, वो परस्पर जब अंतरक्रिया करते हैं, एक दूसरे के साथ सोशल रिलेशंस में इंगेज होते हैं, तो उनके अपने हित होते हैं, अपनी रुचियाँ होती हैं, अपने मोटिव्स होते हैं, अपने उद्देश्य होते हैं, अपनी आवश्यकताएं होती हैं और अपनी समझ होती है, अपनी एक अंडरस्टैंडिंग होती है उस सामाजिक दुनिया के बारे में। All this has to be taken into account if social reality is to be understood in its totality. तो ये सारी बातों को जो अध्ययन करता है उसको अपने अध्ययन में इन बातों का ध्यान रखना होता है, तभी वह सामाजिक जो वास्तविकता है उसको अपनी संपूर्णता में समझ सकता है। This radically distinguishes social sciences from the natural sciences. और यही बात जो है वह सामाजिक विज्ञानों को प्राकृतिक विज्ञानों से अलग करती है। This is precisely why Schultz emphatically rejects positivism, which attempts to reduce human action to observable behavior and stimulus response mechanisms. और इसीलिए जो शुद्ध हैं वो पॉजिटिविज्म को यानी प्रत्यक्षवाद को यानी साइंटिफिक मेथड जैसा कि नेचुरल साइंसेज में प्रयोग में लाया जाता है उसको पूरी तरह से खारिज करते हैं, क्योंकि वो जो है वो ऑब्जर्वेबल बिहेवियर पर आधारित होता है, जो कुछ एम्पिरिकली ऑब्जर्व किया जा सकता है, जिसे हम देख सकें या अनुभव कर सकें या अपने सेंसेस से हम जिसे अनुभव कर सकें या माप सकें, उन पर बेस्ड होता है, या स्टिमुलस रिस्पॉन्स की जो व्यवस्था है उस पर बेस्ड होता है। अर्थात कोई उद्दीपन है
और उसके प्रति जो रिएक्शन है। जैसे वो देख सकते हैं कि किसी रसायन को अगर हमने गर्म किया तो उसका उसका प्रभाव उस पर क्या पड़ा, या पानी को हमने 100 डिग्री तक अगर गर्म किया तो उस पर पानी पर उसका क्या प्रभाव हुआ। तो क्रिया प्रतिक्रिया के आधार पर वो अपने निष्कर्ष निकालते हैं। लेकिन मनुष्य का जो व्यवहार है वो सिंपल क्रिया और प्रतिक्रिया नहीं है, उसके बीच में बहुत सारी परतें हैं, बहुत सारे मीनिंग्स हैं, बहुत सारे इंडिविजुअल समझ है, व्यक्तिनिष्ठ अर्थ हैं, सब्जेक्टिव मीनिंग्स हैं। तो मनुष्य का व्यवहार केवल क्रिया प्रतिक्रिया नहीं है, बल्कि उसके बियॉन्ड है, उससे बहुत ज़्यादा गहरा है। और इसलिए हम साइंटिफिक मेथड्स के माध्यम से कि जो कुछ ऊपर ऊपर सतही दिखता है, सतह पर जो दिख रहा है वही वास्तविक व्यवहार नहीं होता, उसके पीछे बहुत सारे मेंटल प्रोसेसेस होते हैं, बहुत सारी परतें होती हैं जिनको कि समझना ज़रूरी है अगर हम व्यवहार को समझना चाहते हैं। तो इसलिए शुद्ध ये कहते हैं कि सामाजिक व्यवहारों को या सामाजिक जगत को हम साइंस के जो रिजिड साइंटिफिक मेथड है उसके ज़रिए से नहीं समझ सकते, और उसके लिए हमें दूसरे तरीके विकसित करने पड़ेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि जो जानकारी आपको मैंने आज की वीडियो में प्रदान की वो आपको उपयोगी लगी होगी। इसी विवेचना को हम कंटिन्यू करेंगे अगली क्लास में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।